हेलो बच्चों, आपके अपने नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जो आपके हिंदी सब्जेक्ट फर्स्ट सीटिंग में आने वाले हैं उस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। तो इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो कीजिएगा जो आपके दोस्त बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। उससे पहले एक बात हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर केवल बुक का प्रश्न आंसर आपको बताया जाएगा, यानी क्वेश्चन उत्तर केवल बुक का बताया जाएगा और जो बुक से आपके एग्जाम में आएगा वही प्रश्न केवल बताया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक जानकारी है यानी जो बेसिक आपके बुक से पूछता है वो चीज़ आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपके एग्जाम में इस बार पूछेगा और उस चीज़ को आप लोग रट लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट तो हम लोग का दो गद्यांश मतलब गद्यांश से ही हमको 20 नंबर मिल जाता है। ठीक है, गद्यांश से 20 नंबर मिलने का कारण यह होता है कि हम लोग को 4 को गद्यांश दिया रहता है और 4 गद्यांश में से 2 को गद्यांश आपको चूज करके बनाना होता है। 2 गद्यांश में 5-5 क्वेश्चन रहते हैं और 2-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो 10 से 20 नंबर हमको ऐसे ही मिल जाता है। ठीक है, एक हम लोग का आता है 8 से 10 नंबर का निबंध लिखने के लिए। 8 से 10 नंबर का आपको निबंध लिखना है। तो निबंध आपको किस किस चीज़ पर आ सकता है, या तो पर्यावरण पे आ सकता है। पर्यावरण का निबंध अब 4 गो रहता है। ठीक है, 4 गो में एक पर आपको लिखना रहता है। तो पर्यावरण का लिखिए, या दहेज प्रथा पर लिखिए, या होता है देखिए मित्रता पर, और एक आएगा कि बिहार में बाढ़ की स्थिति। ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना है कि जैसे स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। देखिए, निबंध कितने तरह के लिखे जाते हैं, जैसे मन की जैसे एक लेटर एक तरह मत लिखिएगा कि एक कॉपी का पेज भर देना है आपको, नहीं। इसको भूमिका, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कारण क्या होता है, इसका उपहांश का, ये सारे चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप करके लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा डिटेल से समझाएंगे कि क्या आएगा, कौन सा प्रश्न आएगा और इसको किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर आपके बाद एक और जीवन का लक्ष्य। ठीक है, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, भूमिका बनाइएगा, धन पद विद्या आदि ये सब बनाकर आप सबसे बड़ा लक्ष्य ये सब पॉइंट बनाकर, और पॉइंट आप लोग जब भी बनाए तो ब्लैक पेन से बनाए और पॉइंट के बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक आता है आपको लिखने के लिए निबंध। अब तो निबंध आपका हो गया, निबंध नहीं आता है। अब आता है आपको एक लिखना है एप्लीकेशन। ठीक है, हिंदी में एक आवेदन पत्र लिखना रहता है, चाहे पत्र लिखना रहता है किसी के पास, तो ये चीज़ आपके एग्जाम में एक पूछेगा ही पूछेगा। तो इस चीज़ को भी आपको रट लेना है, ये आपकी एग्जाम में एक पूछेगा। ठीक है, और एक क्या करता है, इसके अलावा इतना करने के बाद, इतना जब आप लोग कर लेते हैं तो आपकी बुक से कम आपके बुक से 8 प्रश्न देता है। 8 प्रश्न में आपको 8 बनाना रहता है, वो 2-2 नंबर का होता है। फिर आपके बुक से 5 से 8 नंबर का एक प्रश्न देगा और उसमें आपको 100 शब्दों में लिखना होगा। और जो आपके बुक से क्वेश्चन देगा वो 20 से 30 शब्दों में लिखना है, और आपको 20 से 30 शब्दों में लिखने के बाद मतलब कि 2-2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो इस सब बातों को ध्यान रखिएगा, हिंदी का पेपर आपका अच्छा जाएगा और यही आपके एग्जाम में भी आएगा, तो इसे रटिएगा जरूर। ठीक है, अब देखिए कि क्वेश्चन आंसर को किस तरह से लिखा जाता है। कवि ने डॉल्फिन किसे कहते हैं और क्यों। ठीक है, कवि ने डॉल्फिन किसे कहते हैं और क्यों, ये कवि का कहना है कि डॉल्फिन किसे कहते हैं और क्यों। ठीक है, कवि कवि देखिए, यहाँ पर थोड़ा प्रश्न में त्रुटि हो गया था। यहाँ पर है कि कवि ने डॉल्फिन किसे कहा और क्यों, प्रश्न ये है। ठीक है, कवि ने डॉल्फिन किसे कहा और क्यों। तो कवि ने डॉल्फिन किसे कहा और क्यों, ये 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो 2 नंबर को 20 से 30 शब्दों में लिखना है और 8वां प्रश्न को आपको बनाकर आना रहता है। कवि बद्री नारायण प्रेमधन ने विदेशी राजनीति, खान पान, वेशभूषा, भाषा शैली को अपनाने वाले को डॉल्फिन कहा। ठीक है, वैसे लोग के लक्ष्य वृद्धि बढ़ी हुई है, पश्चाता
पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को अपनाने वाले तथा अपनी सभ्यता को संस्कृति को हेय दृष्टि से देखने वाले को डॉल्फिन कहा। कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि जो हम लोग दूसरे के खान पान उसको अपनाते हैं और जो अपने खान पान और अपने सभ्यता संस्कृति को देखने वाले को दृष्टि को जो उसे हीन दृष्टि से देखते हैं यानी नीच दृष्टि से देखा जाता है उसे कवि ने डॉल्फिन कहा। देखिए फिर से बता देते हैं, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को अपनाने वाले तथा सभी सभ्यता संस्कृति को हीन दृष्टि से देखने वाले को डॉल्फिन कहा गया। ठीक है, कहा है जो किसी अपने सभ्यता संस्कृति को हीन दृष्टि से देखता और दूसरे की सभ्यता संस्कृति को अपना लेता है उसे डॉल्फिन कहा गया। दूसरा प्रश्न है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न है कि कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे प्रश्न है। तो कवि रामधानी सिंह दिनकर के दृष्टि में जनता ही आज का देवता है। ठीक है, क्योंकि वही खून पसीना बहाकर देश की सेवा करती है और कवि कहता है कि मंदिर और मस्जिदों में देवता का वास नहीं है, खेत खलिहानों और कारखानों आदि में काम करने वाले आज के ही देवता हैं। ठीक है, ये 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए कवि का कहना है कि जो मंदिर और मस्जिद में है वो देवता नहीं है, जो आजकल के व्यक्ति खून पसीना बहाकर अपना मेहनत करते हैं वो आजकल के देवता हैं। ठीक है, और वो अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि खोना किन मामलों में अपवाद था। खोना किन मामलों में अपवाद था। तो खोना किन मामलों में खोखा किन मामलों में अपवाद था, ये प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आएंगे तो इसे रटिएगा जरूर। इसका आंसर है कि खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र में पैदा हुआ, इसलिए वह प्रकृति के नियमों का अपवाद था। ठीक है, खोखा के माता पिता को उससे पहले सिर्फ लड़कियां थी, इसलिए उसे प्यार दुलार के नाम पर सभी तरह की आज़ादी थी। उसे विध्वंस कार्यों में भी उसके माता पिता इंजीनियर बनाने की संभावना देखते थे, जबकि बेटियों को वे सिर्फ यह सिखाते थे कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह खोखा हर एक मामले में अपवाद था। ठीक है, इस तरह खोखा हर एक कहानी है और कहानी को देखिए रटा जाता नहीं है, केवल समझा जाता है। इसको देखिए हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि आपको कैसे याद करना है। ठीक है, ये आ रहा है कि किन मामलों में ये अपवाद था। तो देखिए खोखा अपने माता पिता के ढलते हुए उम्र में पैदा हुआ था और उससे पहले खोखा के माता पिता की केवल बेटियां थी और इकलौता पुत्र होने के कारण इसे सभी तरह की आज़ादी भी थी। उसके विध्वंसकारों में भी उसके माता पिता मतलब कि वो जितना भी बदमाशी करता था तभी भी उसके माता पिता उसको इंजीनियर बनाने की सपना देखते थे, जबकि अपनी बेटियों को यह सिखाते थे कि यह करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने बेटे को नहीं सिखाए, खोखा को नहीं सिखाते थे। इसलिए खोखा हर मामलों में अपवाद था। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे लिखकर एग्जाम में, किताबी भाषा आपको नहीं लिखना है। चौथा प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई थी। ठीक है, आंसर लिखना है, उसके एक लाइन नीचे से लिखना आपको स्टार्ट करना है। जाति प्रथा के कारण लोग अरुचि से काम करने के लिए विवश होते हैं, अरुचि से किए गए कार्य कुशलता नहीं पाती है, इसलिए परवरिश में लायक आमदनी भी नहीं हो पाती है। ठीक है,
जाति आधारित रोजगार के कारण रुचि रहने पर भी लोग एक दूसरे को, देखिए फिर से समझा देते हैं कि इसलिए परवरिश के लायक आमदनी नहीं हो पाती। जाति आधारित रोजगार के कारण रुचि रहने पर भी लोग दूसरे तीसरे को धंधे को नहीं अपना पाते हैं, यानी कि जाति के नाम पर कोई एक दूसरे के धंधों को नहीं अपना पाता है। फलतः बेरोजगारी के शिकार नवयुवक जीव जगत में भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, बेरोजगारी के कारण नवयुवक जीव जगत में भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा भारत के लिए बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण नहीं हुई। देखिए फिर ये लाइन आपको 2 लाइन लिखना है कि इस प्रकार जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी हुई है। इसी प्रकार भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बना हुआ है और वो है जाति प्रथा। जात पात के भी नाम पर यहाँ पर बेरोजगार होता है भारत में कि उसका एक दूसरे से वैसा जात है तो हम उसको अपने धंधे में क्यों लाएंगे, ऐसा बात किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझा कर लिखिएगा, किताबी भाषा नहीं छापिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा समझाइएगा ना उतना ही आपको नंबर मिलने वाला है। ये 4 प्रश्न था। अभी हम इस वीडियो में 8 प्रश्न बताएंगे और 1 प्रश्न लॉन्ग का भी बताएंगे। ठीक है, यानी दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे। 5वां प्रश्न, अपने शब्दों में पहली बार देखे हुए बहादुर का वर्णन करना है। ठीक है, देखिए आंसर लिखना है, 1 लाइन नीचे से लिखिएगा। एक लड़का था जिसका नाम बहादुर था। उसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष था। उसका शरीर स्वस्थ था, रंग गोरा था और मुंह चपटा था। अपने शब्दों में आपको वर्णन करना है। वह सफेद नेकर आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहना हुआ था। देखिए कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। ये अपने शब्दों में बहादुर का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको आपको अपने शब्दों में लिख कर आना है, न कि किताबी भाषा छापिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठक का पर आधार दें। फिर से एक बार आप लोग क्वेश्चन सुनिए कि बिस्मिल्लाह खां मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां परिचय पाठ के आधार पर दें। ठीक है, करेक्ट, बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। अगला है, अब देखिए कि इसका आंसर लिखिएगा। 1 लाइन नीचे से लिखना स्टार्ट आपको करना है। इसका आंसर देखिए, इसको रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये आएगा ही तो आएगा। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ था। बिस्मिल्लाह खां के हाथ में जादुई ताकत थी जो अपने धनुष से सबको खींच लेती थी। शहनाई की सरगम भरा है और इन्हें ताल और राग भी मालूम है। ये कभी भी बेताल नहीं होते। ये ईश्वर के आशीर्वाद लेकर गाना शुरू करते थे। बचपन से ही ये हर चीज की कला को देखा करते थे। ये देखिए यहाँ पर 2 बार रिपीट हो चुका है, इसको आपको एक ही बार लिखना है। कलाकार के रूप में इन्हें भारत रत्न के दौर, देखिए बचपन से ही ये हर चीज को देखा करते थे। ठीक है, कलाकार के रूप में भारत रत्न देरो उपाधि, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं हर चीज मतलब कि और चीज मिला हुआ था। पद्म भूषण भी मिले थे। ये अभी अजय संगीत यात्रा के लिए हमेशा संगीत गायक बने रहेंगे। ठीक है,
अब देखिए 7वां प्रश्न, सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती थी? सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती थी? तो सीता अपने घर में घुटन इसलिए महसूस करती थी, पहले कहानी की तरह हम आपको बता देते हैं, फिर उसको हम बता देंगे कि आपको किस तरह से उसको लिखना है। और इसलिए अपने घर में घुटन महसूस करती कि वो बूढ़ी और विधवा औरत थी और उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे आपस में झगड़ा करते थे, माँ को खाना के लेकर आपस में झगड़ा किया करते थे, साथ में उसकी पतोह भी लड़ती थी। इसलिए सीता अपने घर में घुटन महसूस करती थी। ठीक है, देखिए सीता की 3 बेटों की एक बूढ़ी माँ विधवा है, ठीक है। उसके तीनों बेटे माँ खाना को लेकर आपस में झगड़ते थे, उसकी बहुएं भी आपस में झगड़ती थी, इसलिए उसने अपने घर में घुटन महसूस होती थी। ठीक है, इसलिए उसे अपने घर में घुटन महसूस होती थी। अब देखिए 8वां प्रश्न कि लेखक कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, स्पष्ट करें। ठीक है, लेखक कहानी के शीर्षक नगर क्यों रखा, स्पष्ट करना है। इस कहानी में एक महिला अपनी बीमार बेटी का इलाज कराने गांव से शहर आती है। वह एक गरीब महिला और देखिए फिर से सुनिएगा, इस कहानी में एक महिला अपनी बीमार बेटी का इलाज कराने गांव से शहर आती है। वह एक गरीब महिला और वह पढ़ी लिखी भी नहीं है। उसे नगर के अस्पताल में बहुत दिक्कत होती है। बड़े डॉक्टर से कहने पर भी पैसा होने के कारण उसकी बीमार बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सका। नगर में पैसे पर ही सब कुछ रिश्ता टिका है। मानवता पैसे से खरीदनी जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने नगर की स्वार्थपरता, अवमानिता आदि को उजागर किया, इसलिए इस कहानी का नाम नगर रखा गया। पूरी कहानी के नगर के इर्द गिर्द भी घूमती है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक नगर ही सार्थक है। ठीक है, ये लास्ट में आपको ये पॉइंट डालनी है। अब आपके एग्जाम में जो 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के 8 प्रश्न होते हैं और 8 16 हो जाते हैं, 8 दूनी 16 नंबर हो जाते हैं। फिर ये हम 4 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उसको बता रहे हैं। ठीक है, महामंगा का सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, चरित्र चित्रण कीजिए या सचित्र वर्णन कीजिए, जो भी आ जाए। महामंगा के बारे में, अगर महामंगा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए तो भी आपको यही प्रश्न का उत्तर लिख कर आना है। ठीक है, महामंगा के बारे में आपका एक एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें 2 प्रश्न दिया रहता है, 2 प्रश्न में से एक प्रश्न आपको बनाने रहते हैं, तो जो भी आपको आएगा वो प्रश्न आप बना सकते हैं। इसको अगर आप लोग रट लीजिएगा तो इसी को आप लोग बना सकते हैं। देखिए, महामंगा अपने काम काज कर घर चलाने वाली एक अच्छी औरत थी। यह गांव से दूर शहर में दही बेचने आती थी और शहर से घर के लिए पैसा रूपी खुशियां लेकर जाती थी, परंतु घर में बेटा बहू से वह प्यार नहीं मिल पाता था, जिससे इससे उम्मीद नहीं रहती। जवानी में ही वह अपने पति के विरोध का दुख भी सहती। यह शहर में एक घर में दही देती, जिसके मालिकिन से उसकी घनिष्ठता हो जाती है, जो उसे जिंदगी जीने की सलीके भी सिखाती है। इसे अपने पोते से बहुत प्यार रहता है। इसे अपने पोते से बहुत प्यार रहता है। इसे अपने बहू बेटों से भी प्यार रहता है, परंतु अपनत्व नहीं मिलने पर उसे छोड़ भी देती है। जब इसे अपने बहू बेटों से प्यार मिलता है तो
तो फिर साथ ही रहने लगती है। महमंगा की एक मेहनती और भावुक औरत थी। महमंगा एक मेहनती और भावुक औरत थी। ये महमंगा का सचित्र वर्णन करने के लिए आपके एग्जाम में आएगा, तो इतना आपको लिख कराना है तो भी 4 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए बच्चों कि हम आपको संस्कृत का भी पेपर बताएंगे जो वायरल हो जाएगा, तो वीडियो का वेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जब तक ये आपका 10th का एग्जाम कंप्लीट होता है तो 10th का क्लास भी स्टार्ट किया जाएगा, तो वीडियो में चैनल पर बने रहिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, तो प्लीज़ बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए। उस वीडियो को आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।